दोस्तों तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डीएलएड के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो पहली बात तो ये पता चला ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी तो ये देखना है। तो इसके पहला ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्म समाज का जो धर्म आचार्य है वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया केशव चंद्र सेन को। धर्म आचार्य के गुरु किसे बनाया गया? केशव चंद्र सेन को। और केशव चंद्र सेन ने ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब ये भी पूछ सकता है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो इसका ऑप्शन है सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो ये एक पद था। तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? एक पद था जो औरंगजेब द्वारा दिया गया था। औरंगजेब द्वारा मुहतसिब का पद दिया गया था। और इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था शरीयत के विरोध होने वाले कार्य को रोकना, जो भी गलत काम है उसको रोकना, आम जनता के दुष्चरित होने से बचाना। उसके बाद सार्वजनिक सदाचार की निगरानी, जो भी हमारा सार्वजनिक है देशद्रोह उसको उसकी निगरानी करना, शराब और भांग के उपयोग पर रोक लगाना, और जुए के खेल को प्रतिबंधित करना, जुए के खेल को रोक लगाना, मंदिरों को ध्वस्त करवाने से बचाना। इन सब कार्यों में मुहतसिब शामिल थे। ये लोक आचरण अधिकारी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे 3 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किए थे तो उस समय देवगिरी का शासन कौन था? रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे कब आक्रमण किया था? 1294 ईस्वी में। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र देव थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसके ऑप्शंस है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बलबन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को और क्या नाम से जाना जाता है? दास वंश से। गुलाम वंश को और क्या नाम है उसका? दास वंश। अब कहीं पे दास वंश भी पूछेगा। दास वंश का अंतिम संस्थापक प्रथम शासक कौन था? तो वो भी कुतुबुद्दीन हो गया। दास वंश का एक नाम क्या है? गुलाम वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस पर कब से कब तक शासन किए कुतुबुद्दीन ऐबक ने? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। कितने साल शासन किया? 4 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश पे कितने साल शासन किया? 4 वर्ष तक, 1206 से 1210 ईस्वी तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसके ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में। और कश्मीर का शासनकाल का चतुर्बौद्ध संधि का आयोजन कब हुआ था? 101 ईसा पूर्व। 101 ईसा में कश्मीर में कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में कहाँ पे? कश्मीर में कहाँ पे? कुंडल वन में। कुंडल
कुंडल वन में। आप पूछे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कश्मीर में। और किस ईस्वी में, तो 101 ईस्वी में। और कश्मीर में कहाँ, कुंडल वन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। और ऋग्वेद, अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसका, अर्थशास्त्र का देख लेते कौन है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। अब इंडिका में क्या चीज का वर्णन किया गया है। इंडिका जो पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी तो उसमें क्या चीज का वर्णन है, किस बात का वर्णन है, तो उसमें मौर्यकालीन प्रशासन की नगर व्यवस्था, प्रशासन की नगर व्यवस्था, नगर व्यवस्था, प्रशासन की मौर्यकालीन प्रशासन की नगर व्यवस्था, नगर व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जानकारी। तो मेगास्थनीज में किसका वर्णन है, मेगास्थनीज में मौर्यकालीन प्रशासन की नगर व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका ऑप्शन है कालिदास ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, परिमल गुप्त ने। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर नंबर बी, बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। अब बाणभट्ट कहाँ का, बाणभट्ट जो थे वो कहाँ का दरबारी कवि था, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और यह किस लिए लिखा गया था, यह ग्रंथ हर्ष का इतिहास। जो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरितम में क्या है, तो हर्ष के इतिहास की पूरी बात इसमें कही गई हुई है, उनके राजा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसके ऑप्शन है विशाख दत्त ने, कौटिल्य ने, बाणभट्ट ने, कलहन ने। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर नंबर 1, विशाख दत्त ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो विशाख दत्त ने। और ये भी बात है, कौटिल्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र। और बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित। और एक और पुस्तक क्या था उनका, कदम्बरी। और विशाखा दत्त ने एक मुद्रा राक्षस लिखी, और एक देवी चंद्रगुप्तम। देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त की एक और पुस्तक का नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। और कौटिल्य कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। और बाणभट्ट क्या लिखते हैं, बाणभट्ट हर्षचरित लिखते हैं और कादम्बरी लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौकरशाही का क्या कार्य है, तो इसके ऑप्शंस है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों को सहायता करना, उपर्युक्त सभी। तो नौकरशाही का कार्य है उपर्युक्त सभी, उसमें सारे काम आते हैं। उसको सरकार की नीतियों को भी लागू करना है, प्रशासन भी चलाना है और मंत्रियों की सहायता भी करना है, यही नौकरशाही का कार्य है। किसी भी संस्था या संगठन को सरकार के
परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही किसी भी बड़ी संस्था या संगठन को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनेंगे उसको कौन चलाएगा, नौकरशाही या ब्यूरो। इसका एक और नाम क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसका एक और, नौकरशाही का एक और नाम क्या है, ब्यूरोक्रेसी। और यह किस लिए है, क्योंकि किसी भी बड़ी संस्था या संगठन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, उसको नीतियों को बनाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, मंत्रियों की सहायता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और यह किस समाज का ग्रंथ था, तो यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ था। किस समाज का था, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी, इसका ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। और यह कब बना था, यह 1907 में स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, 1907 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, एक क्रांतिकारी संस्था थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1907 में। 1907 में किसके द्वारा की गई थी, वारिंद्र देख लीजिए, वारिंद्र घोष। उसके बाद भूपेंद्र दत्त। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और कहाँ की थी, तो बंगाल में इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की समिति किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग्स से। और यह कब लागू की गई थी, 1765 से 1813 में। कब लागू की गई थी, 1765 से 1813 में। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंगन और वेलोजली संबंधित थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंगन संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इस कंपनी का क्या उद्देश्य था, अपनी जो भी कंपनी है अपने राज्य के चारों ओर क्या करेंगे, मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न करेंगे। यही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी। और किससे संबंधित थी, वॉरेन हेस्टिंग्स से। और यह कब तक चला, तो 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक चला। और इसका मुख्य कार्य था अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका ऑप्शन है वी गिरी, S.A. डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। और उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1920 में। 1920 में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष
गरम दल के इसके दो अर्थी थे, एक गरम दल एक नरम दल। तो गरम दल के अध्यक्ष कौन थे? गरम दल के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उन्होंने 31 दिसंबर 1920 को 31 अक्टूबर 1920 को कहाँ पे? बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तब देखते ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1920 ईस्वी में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष गरम दल के कौन थे? लाला लाजपत राय थे। उन्होंने 31 दिसंबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन ऑल इंडिया ट्रेड के बारे में जितनी बातें थे सारी मैंने बता दी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसके ऑप्शंस है चैम्बरलैन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 से। प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन। इसका पूरा नाम क्या था चर्चिल का? विंस्टन चर्चिल। इसका पूरा नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल इसका पूरा नाम था। और ये कब से कब तक थे? 1940 से 1945 तक। 1940 से 1945 तक थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। तो एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और वैशाली के जो हमारे तो पहली बात इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के वैशाली जिले के कुंड नाम ग्रामक स्थान में हुआ था। तो अगर यहाँ पे कुंडग्राम ना रह के वैशाली रहता तो हम लोग वैशाली पे टिक लगाते, लेकिन कुंडग्राम है तो जन्म पूछा है तो जन्म स्थल उनका कुंडग्राम ही, इसलिए कुंडग्राम पे टिक लगा। अगर उसका राज्य पूछता, जिला पूछता तो वैशाली, राज्य पूछता तो बिहार, और अगर कुंडग्राम ऑप्शन में नहीं रहता तो हम लोग वैशाली ही टिक मारते हैं। तो इनका जन्म कहाँ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ वज्र संघ के गार्तिगण के प्रधान थे। उनकी माता कौन थी? त्रिशला। उनकी माता कौन थी? त्रिशला। और वो किसकी बहन थी? राजा चेतक की। वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। चलिए देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो क्या थे? वज्र संघ के ग्रातिगण के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष। कितने वर्ष में हो गई थी? 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वे कुशीनगर में अर्पित बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 443 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में
चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब बुद्ध धर्म की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। और देवरिया, अब जो अभी देवरिया में है और उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गए। चुंद द्वारा जब भोजन मिला तो वही करने के बाद उनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बौद्ध धर्म का महापरिणाम कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। और वही अभी में आ जाए तो क्या आएगा? अभी में देवरिया या उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो इसके ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध को 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा को दिन प्रातः काल बिहार में बोध गया नामक स्थान पर संबोधि आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये भी पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार में बोध गया में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सारनाथ ऋषिपत्तम में अपना पहला धर्मोपदेश उन 5 भिक्षुओं को दिया था जो तपस्या के उनके साथ रह चुके थे। और वो देखिए पहले तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी पूछ सकता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी उनको प्राप्ति? तो 35 वर्ष की अवस्था में। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में। और कितने भिक्षुओं को दिया था? 5 भिक्षुओं को दिया था जो हमेशा उनके साथ रह चुके थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए इसको अच्छे से। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवज्र जो अभी राजगीर में है, और चंपा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गिरिवज्र, राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। जो पहले गिरिराज थी अभी क्या है? राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिवज्र या राजगिरी। बाद में उदयन ने राजधानी को गिरिवज्र से कहाँ कर लिया? पाटलिपुत्र। बाद में मगध के बाद किसने? उदयन ने अभी भी क्वेश्चन पाटलिपुत्र। उदयन ने गिरिवज्र से पाटलिपुत्र कहाँ बदल ली? पहले तो जब मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र, राजगिरी थी। उसके बाद उदयन जब अपने शासनकाल में आए तो उन्होंने मगध की राजधानी गिरिवज्र से बदल कर कहाँ रख ली? पाटलिपुत्र रख ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब कौन सा हमारे देश में मौलिक अधिकार लागू कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो मौलिक अधिकार कोई भी कौन पारित करेगा? हाई कोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय या एवं उच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। भारत में कोई भी मौलिक अधिकार बनेगा तो कौन बनाएगा, लागू करेगा उसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। भारत संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दिया गया हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को 5 मौलिक अधिकार, हम लोग को 5 अधिकार भी दिए गए। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्क्षेपण तथा अधिकार परीक्षा। अब बंदी प्रतिपक्षण, अब हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। पहले तो हमारे में मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हमें 5 अधिकार और दिए हुए अलग से। कौन कौन अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। आप कोई भी अगर कोई क्राइम वहाँ पे हुआ और हम उसको जाकर सिर्फ आधार पे पकड़ लिए, तो ऐसा नहीं, मतलब कोई भी मेरे पास अभी विक्टिम भी नहीं है, मेरे पास गवाह भी नहीं है, कुछ नहीं, बस उसको वो वहाँ पे दिखा तो उसको हम संदेश के आधार पे उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कर लिए। ये हुआ, मतलब बिना सबूत या बिना गवाह के उसको अरेस्ट कर लिए थे, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ। उसका बाद परमादेश, मतलब किसी भी आदेश पर किसी को भी उठा लेना, वो भी परमादेश। प्रतिषेध मतलब किसी के
किसी के बीच रुकावट, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण मीन्स जो भी कार्य हो रहा है उसके प्रति रोक लगा। अधिकार परीक्षा मतलब किसी के अधिकार का हनन करना। उसको मौलिक अधिकार है तो वहाँ पे ये काम कर सकता है, लेकिन उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसके लिए भी हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हमें ऐसे तो मौलिक अधिकार प्राप्त है, और 5 अलग से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। ये हमें 5 मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा उसको कौन हटा सकता है? किसके पास उतनी पावर है जो भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है? तो इसके ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसके प्रधानमंत्री को हटाने का पावर सिर्फ एक ही के पास है। किसके पास है? भारत के संसद के, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है। और ऐसे नहीं हटा सकता, पहले उसको फॉर्म दिया जाता है, मतलब उसको पहले वार्निंग दी जाती है, आपको इतना दिन में अपने पद से त्याग देना। अगर वो त्याग नहीं देंगे तो फिर उनको हटाया जाता है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो जब कभी भी किसी को हटाना रहता है तो वो अपने फॉर्म के आधार पर ही हट जाते हैं। कभी भी किसी को परमादेश करके नहीं हटाया गया है, मतलब किसी को जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं हटाया गया है। तो अब ये कब, जो राष्ट्रपति का महाभियोग है तो इसको किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न्यायिक और राजनीतिक भी है। महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 में एक आधार निर्दिष्ट है और वह अधिकार है संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको किस अनुच्छेद, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 द्वारा। अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो उसको कौन हटा सकता है? तो उसको संसद हटा सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।